ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन निरंतर कर रहे हैं। परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया के हम लोग आज पंचम और षष्ठम, पांचवें और छठे चरण में पहुंच गए हैं। यह एक अंतिम चरण होता है जिसके अंतर्गत हम गणना का कार्य, परिकलन का कार्य और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। जिनको प्रारंभ के चरण समझ में आए हुए हैं उनको भी, और जिन्होंने प्रारंभिक चरण नहीं समझे हैं उनको भी आज मैं यह प्रयास करूंगा कि पूर्ण रूपेण समझा सकूं। मैंने विधिवत व्हाट्सएप पे आप लोगों से एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें 6 चरणों की चर्चा विधिवत की गई है। अब तक जो 6 चरण हुए हैं उन संपूर्ण 6 चरणों को हम आज समझेंगे। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि गणना कैसे करते हैं और निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। गणना के लिए आवश्यक है कि हमारे सामने एक उदाहरण हो। हमने आपके सामने पहली क्लास में एक उदाहरण रखा था कि मान लीजिए किसी कारखाने में कुछ श्रमिक काम करते हैं, कुछ हजार श्रमिक काम करते हैं। ऐसे हैं कि जो रोज आते हैं और जाते हैं। उनमें से हमने 256 का एक नमूना लिया, एक प्रतिदर्श लिया, और इन 256 की हमने जब आयु निकाली तो इनकी आयु का जो माध्य था वो 25 वर्ष था। जब कारखाने में जितने भी रोज आने जाने वाले श्रमिक हैं उनकी आयु का माध्य 23.5 और उस जनसंख्या का मानक विचलन 6 है। ये चीज जो है ये हमने आंकड़े संग्रहित किए हैं। ठीक है, ये हमारे पास में संग्रहित आंकड़ों के रूप में ये हमारे पास में उपलब्धता है। कितनी चीजों की उपलब्धता है इसमें? उपलब्धता है कि जो समष्टि है या जो जनसंख्या है उसका माध्य क्या है, उसका मानक विचलन क्या है। फिर हमने उस समष्टि में से, उस जनसंख्या में से 256 का प्रतिदर्श लिया है। ये हमने लिया है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा सैंपल साइज क्या है, प्रतिदर्श का आकार क्या है। फिर जो 256 का हमने नमूना लिया है उस 256 की जो आयु है उनकी आयु का माध्य कितना है ये हम गणना कर सकते हैं। अब आता है कि जो माध्य प्रतिदर्श का है और जो जनसंख्या का है, यानी कि जनसंख्या जो रोज आने जाने वाली कुल श्रमिक हैं उनकी आयु, और जो हमारे प्रतिदर्श में रोज आने जाने वाले श्रमिक हैं उनकी आयु में ये जो अंतर है ये अंतर सार्थक है कि नहीं है। तो हम शून्य परिकल्पना का निर्माण करते हैं।
दो तरीके की परिकल्पनाओं के निर्माण के अंतर्गत करते हैं। एक शून्य का पहले निर्माण करते हैं, फिर वैकल्पिक का करते हैं। शून्य के अंतर्गत हम ये मानते हैं, शून्य को हम h और स्मॉल जीरो, ठीक है, से दिखाते हैं, और वैकल्पिक को h स्मॉल a या कहीं कहीं h स्मॉल 1 इससे प्रदर्शित करते हैं। तो h0 यानी कि शून्य यानी कि नल हाइपोथेसिस हमारी थी म्यू इज इक्वल टू 23.5, और जो वैकल्पिक थी वो वैकल्पिक क्या थी, हमने 3 वैकल्पिक उस दिन बताई थी, वही 3 वैकल्पिक मैं यहां पे दोहराए दे रहा हूं। म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5, म्यू इज ग्रेटर देन 23.5, म्यू इज लेस देन 23.5। ये चर्चा हो चुकी है पहली क्लास में। उसके बाद हमने सार्थकता स्तर का निर्धारण किया। आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप की नल हाइपोथेसिस सही हो जाएगी, और कितने परसेंट नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के चांसेस हैं? हमने नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के चांस रखे 0.05 स्तर, यानी कि 5% हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ये शोधकर्ता के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। यह शोधकर्ता पे निर्भर करता है कि वो किस सार्थकता स्तर पे इस परिकल्पना का परीक्षण करना चाहता है। अब इसके लिए हमने उपयुक्त सांख्यिकी विधि देखना शुरू करी। तो हमारे पास जो आंकड़े थे, हमने उन आंकड़ों को देखा कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। तो हमारे पास उपलब्ध है प्रतिदर्श का माध्य, हमारे पास उपलब्ध है जनसंख्या का माध्य, हमारे पास उपलब्ध है मानक विचलन, हमारे पास उपलब्ध है प्रतिदर्श, कितनी प्रतिदर्श की जो संख्या है, यानी कि हमारे पास जनसंख्या की विशेषता को प्रकट करने वाली मानक विचलन और माध्य जैसे मूल्य हैं। तो हम प्राचल सांख्यिकी की ओर जाते हैं, पैरामेट्रिक की ओर जाते हैं। उसके अंतर्गत हम यह देखते हैं, चूंकि मानक विचलन दिया हुआ है, तो हम जी परीक्षण या जेड परीक्षण की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हम उसको देखते हैं। यहीं पे हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, जहां पे हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है। x बार का मतलब है प्रतिदर्श का माध्य, म्यू का मतलब है जनसंख्या का माध्य, सिग्मा का मतलब है मानक विचलन, और n है जो हमारा प्रतिदर्श, जो हमारा सैंपल साइज है, वो प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयों की संख्या। तत्पश्चात हम क्रांतिक क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। यह क्रांतिक क्षेत्र जो हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी, 3 बनाई थी। म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5, म्यू इज ग्रेटर देन 23.5, म्यू इज लेस देन 23.5। इसके आधार पे हम देखते हैं, जब हम म्यू इज नॉट इक्वल टू 23.5 कहते हैं तो हम टू टेल्ड पे देखते हैं। तो टू टेल्ड पे 0.05 सार्थकता स्तर पे जो हमें कल वैल्यू प्राप्त हुई थी, उस वैल्यू का मतलब था कि अगर परीक्षण से प्राप्त हमारी वैल्यू -1.96 से नीचे जाती है, 2 हो जाती है, या फिर +1.96 से ऊपर जाती है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, जब म्यू इज ग्रेटर देन 23.5 था, तो हमारा निष्कर्ष निकल के आया था, अगर हमारी z परीक्षण की वैल्यू +1.65 से ऊपर जाती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरी कंडीशन में, अगर हमारी वैल्यू -1.65 से नीचे जाती है, 2 हो जाती है, -2.65 हो जाती है, या -2 हो जाती है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम गणना करते हैं। हमने क्या फॉर्मूला रखा था? हमने फॉर्मूला रखा था गणना के लिए, गणना को ध्यान से सुनिएगा।
गणना करते हैं। गणना में हमारा जो सूत्र था वो सूत्र था एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट 9। जेड की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एक्स बार क्या था? एक्स बार था प्रतिदर्श का माध्य। प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में क्या लिखा है? किसी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों, ऐसे श्रमिक जो दैनिक प्रवास करते हो में से 256 का प्रतिदर्श, 256 का प्रतिदर्श, प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयां कितनी हैं? 256। ये हो जाएगा n। जिनकी औसत आयु का माध्य 25 है, ये जो जिनकी यानी कि इन 256 की औसत आयु का माध्य 25 है, तो ये 25 एक्स बार हो जाएगा। उसके बाद जबकि जनसंख्या का माध्य, अब ये समष्टि की बात की जा रही है जिसमें से यह सैंपल लिया गया है, यह नमूना लिया गया है, उसका माध्य 23.5 यानी कि ये म्यू हो जाएगा और मानक विचलन 6 है। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। हमें पता है एक्स बार 25 है, म्यू 23.5 है, सिग्मा 6 है, इकाइयां प्रतिदर्श की 256 है। अब z इज इक्वल टू 25 माइनस 23.5 कितना आया? 1.5 अपॉन 6 अपॉन अंडर रूट 2.256 256 अंडर रूट 256 अंडर रूट 256 की वैल्यू 16। अब 6/16 करेंगे तो 0.375 यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन 0.375 इज इक्वल टू 4। जो आपकी z की वैल्यू आएगी वो 4। अब इस 4 को कंपेयर करना है जो क्रिटिकल वैल्यू आई है उससे। अब आ जाइए, टू टेल टेस्ट में आपने क्या माना था भाई? टू टेल टेस्ट तो ये कह रहा था अगर -1.96 से नीचे चली जाती है यानी कि -2 हो जाती है, या +1.96 से ऊपर चली जाती है, तो हमारी हाइपोथेसिस, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। हमारी वैल्यू आई है 4, तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई रिजेक्ट। अब देखिए, अब दूसरी तरफ जब म्यू इज ग्रेटर देन 23.5 है, तो यहां पे था कि अगर आपकी परीक्षण की वैल्यू z की वैल्यू +1.65 से अधिक हो जाएगी तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। हमारी वैल्यू है 4, तो हमारी हाइपोथेसिस हो गई रिजेक्ट। ठीक उसी तरीके से हमारी जो तीसरी स्थिति आई, तीसरी स्थिति में जो 4 की वैल्यू थी -1.65 से ऊपर हो गई, तो आप इसका निर्धारण कर सकते हैं जो ऊपर कंडीशन दी गई है क्रिटिकल वैल्यू के आधार पे। ठीक, ये हो गया कि हमने किस तरह से इससे गणना की और किस तरीके से हमने अपने निष्कर्ष निकाले। इसी तरीके से जो आपके पास में आंकड़ा होता है उसके आधार पे हम इस तरीके की टेस्टिंग करते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपको एक उदाहरण द्वारा और समझाने का प्रयास किया जाएगा। तत्पश्चात हम लोग काई वर्ग परीक्षण और स्टूडेंट टी टेस्ट के अंतर्गत इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने का प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। ये दोनों ही परीक्षण आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लें, मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। विनीता शर्मा। जी ठीक है। सीबी, हाँ ठीक है। हरिकांत, क्या बता दें, क्या बता दें? गणना, गणना देखिए फॉर्मूला आपने रखा था ना, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। तो z क्या है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। x बार क्या है? x बार है हमारा जो नमूना है
उसका माध्य। हमने आपको बताया कि हमने एक कारखाने के 256 मजदूरों का नमूना लिया। उन 256 मजदूरों की जो आयु का माध्य था वो 25 था। ठीक, हमने 256 का जो नमूना लिया था उसकी आयु थी 25, तो x बार हुआ हमारा 25। उसके बाद जो जनसंख्या यानी कि जिससे हमने ये नमूना लिया है, 1000, 1500, 2000, कुछ भी जनसंख्या हो सकती है। यहाँ पे जनसंख्या का कितनी है ये नहीं दी गई है, लेकिन उस जनसंख्या में जो रोज आने जाने वाले मजदूर हैं उनकी जो आयु है वो 23.5 दी गई है। तो जो हमारा म्यू हो गया वो 23.5 हो गया। जो मानक विचलन है उनका जो फैलाव है वो 6 है, ये हमें ज्ञात है। और जो हमने इकाइयां ली हैं अपने इस अध्ययन के लिए वो 206 ली हैं, ये भी हमें पता है। तो हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला है हमारा x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। हमारा x बार है 25, म्यू है 23.5, सिग्मा है 6, एन है 256, 256। तो 25 में से 23.5 घट जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और अंडर रूट 256 जब इसका अंडर रूट की वैल्यू निकलेगी तो 16 आएगी, और 6/16 देखा जाएगा तो 0.375 आएगा। फिर 1.5 में 0.375 से जब भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो हमारी z की वैल्यू इस तरीके से 4 आ जाएगी। ठीक है, उसी को हम आगे कंपेयर कर लेंगे जो हमने क्रिटिकल वैल्यूज डिसाइड की थी। कल भी आप लोगों को बताया था, और आज फिर आप लोगों को पहले इसके बारे में क्रिटिकल वैल्यू बता चुके हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद, कृष्ण कुमार राय, अच्छा आपको आवाज आवाज नहीं सुनाई दे रहा था तो आप YouTube पे सुन लीजिएगा। फिर अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर लीजिएगा, नंबर आपको ज्ञात है। ठीक, हाँ तो फिर आप, ठीक है, आप उसको YouTube पे सुन करके फिर समझिएगा। ठीक, कुमारी बबीता, कुमारी बबीता, मधु पांडे, मनीषा कुमारी, निशांत कुमार, ठीक, पूजा कुमारी, पूनम कुमारी, रामानुज, रोशन कुमार, स्वीटी कुमारी, अच्छा स्वीटी कुमारी। ठीक, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।